कई बार जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो शब्दों से हमला करते हैं, उकसाते हैं, अपमानित करते हैं और चाहते हैं कि तुम नियंत्रण खो दो। वे चाहते हैं कि तुम गुस्से में आकर वही गलती करो जिसकी उन्हें उम्मीद है, ताकि वे तुम्हें आसानी से कमजोर साबित कर सके। लेकिन कल्पना करो, अगर इसी क्षण तुम गुस्से से नहीं बल्कि गहरी बर्फ जैसी शांत ऊर्जा से प्रतिक्रिया दो। कल्पना करो, कोई तुम्हें चोट पहुंचाने वाले शब्द कहे और तुम न क्रोधित हो न टूटो, बल्कि भीतर एक हल्की सी मुस्कान महसूस करो। यही वह शक्ति है जो कुछ लोगों को साधारण भीड़ से अलग बनाती है। यही वह मानसिक नियंत्रण है जिसकी वजह से कुछ लोग हमेशा हर स्थिति में विजेता बनकर निकलते हैं। जब तुम समझते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश क्यों कर रहा है, तब उसका हमला अचानक अर्थहीन हो जाता है। हर शब्द, हर टीका, हर उलझन, इन सब के पीछे एक कारण छिपा होता है और उस कारण को समझते ही तुम्हारा मन हमले से ऊपर उठ जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमला हमारे बारे में है, हमारी कमी, हमारी गलती या हमारे मूल्य के बारे में है। लेकिन सच यह है कि अधिकांश हमले उस व्यक्ति के भीतर छिपे भय से उत्पन्न होते हैं। कई लोग आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे स्वयं को भीतर से छोटा महसूस करते हैं। कई लोग अपमान इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों की रोशनी उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास दिलाती है। कुछ लोग उकसाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति कमजोर लगती है, इसलिए वे दूसरों के मन को हिलाकर नियंत्रण का भ्रम बनाते हैं। लेकिन जब तुम इस सत्य को पहचान लेते हो, तब हमले की दिशा उलट जाती है। अब वह तीर तुम्हारी ओर नहीं बल्कि उसके भीतर लौट जाता है। तुम समझ जाते हो कि सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि स्वयं के बारे में बोल रहा है। उसकी आवाज में छिपा डर, उसके शब्दों में छिपी चोट, उसकी कठोरता में छिपी कमजोरी सब स्पष्ट हो जाता है। और यही वह क्षण है जहां तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम पर हमला नहीं हो रहा बल्कि तुमसे अपेक्षा की जा रही है कि तुम प्रतिक्रिया दो। और जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तब सामने वाले की पूरी रणनीति ढह जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे उचित क्षण पर चुप रहता है। मौन कभी कभी शब्दों से भी तीखा हथियार बन जाता है। जब तुम शांत हो जाते हो, तुम भीतर की ऊर्जा बचाते हो। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम स्थिति का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। शांत रहने का अर्थ है तुम्हें पता है कि कौन सी लड़ाई तुम्हारे स्तर की नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह परिस्थिति को भी नियंत्रित कर लेता है। शांत व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वह किसी बात पर टूटता नहीं, बिखरता नहीं। उसके भीतर एक दृढ़ता होती है जो बाहर के तूफान को भी शांत कर देती है। जब तुम किसी के शाब्दिक हमले को अपने भीतर जगह ही नहीं देते, तब वह हमला हवा में खो जाता है। इसमें तुम्हारी जीत है बिना बोले, बिना लड़े, बिना ऊर्जा गंवाए। और यही मानसिक शक्ति तुम्हें आगे आने वाले कदम के लिए तैयार करती है, जहां तुम केवल हमला सहते नहीं बल्कि उसे अपने पक्ष में बदलने की कला सीखते हो। जब तुम शांत रहकर सामने वाले के शब्दों का प्रभाव अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब असली खेल शुरू होता है। लोग उम्मीद करते हैं कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दोगे, तुरंत जवाब दोगे, तुरंत बहस में कूद पड़ोगे। लेकिन जब उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता, तो उनके भीतर बेचैनी फैलने लगती है। उनके भीतर उठती असुरक्षा अचानक से सतह पर आ जाती है। वे समझ नहीं पाते कि उनकी आक्रामकता का असर क्यों नहीं हुआ। यही तुम्हारा पहला मानसिक विजय बिंदु होता है। इस क्षण में तुम एक साधारण व्यक्ति से हटकर एक दृढ़ और गहरे व्यक्ति में बदलने लगते हो। तुम्हारी शांति सामने वाले के मन का दर्पण बन जाती है। उनके भीतर जो अस्थिरता है वही उनकी आंखों में दिखने लगती है। वे तुम्हें हिलाने आए थे पर खुद हिलने लगते हैं। शांत रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम परिस्थिति को नजरअंदाज कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि तुम परिस्थिति को समझ रहे हो पर उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे।
यह एक ऊंचा मानसिक स्तर है जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि निरीक्षण करते हो। तुम हर शब्द, हर भाव, हर उद्देश्य को पढ़ते हो। जब तुम पढ़ने लगते हो, तुम नियंत्रित करने लगते हो। लोग मानते हैं कि शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो ऊंची आवाज में बोलता है, जो क्रोध में फटता है, जो बहस में तेज जवाब देता है। लेकिन सच्चाई उलटी है। शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो भावनाओं के तूफान में भी स्थिर खड़ा रहता है। जब सामने वाला चीखने लगे और तुम शांत रहो, तो बाहरी दुनिया तुम दोनों को देखती है और समझ जाती है कि स्थिर कौन है और अस्थिर कौन। यह दृश्य हमेशा शांत व्यक्ति को ऊपर ले जाता है। जब तुम किसी के शब्दों को अपने मूल्य का निर्णयकर्ता नहीं बनने देते, तब तुम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हो। और मानसिक स्वतंत्रता वही चीज है जो तुम्हें हर संघर्ष में विजेता बनाती है। लोग जब हमले करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि तुम उसी स्तर पर उतर आओ। जब तुम उतरते नहीं तो वे एक खालीपन महसूस करते हैं। उनके हमले की शक्ति खो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हवा में तीर चलाया हो। और यही वह क्षण है जहां तुम आगे बढ़ते हो। शांत रहने का अभ्यास धीरे धीरे शक्ति का रूप ले लेता है। तुम हर परिस्थिति में भीतर से केंद्रित रहने लगते हो। चाहे कार्यस्थल हो, परिवार हो या किसी भी प्रकार की बहस, तुम्हारा मन तुरंत स्थिरता ग्रहण करता है। यह स्थिरता जादुई नहीं बल्कि गहरी समझ का परिणाम है। समझ कि हर व्यक्ति अपने भीतर के संघर्षों को बाहर निकालता है। समझ कि हर कठोर शब्द के पीछे कोई छिपा घाव होता है। समझ कि दूसरों की नाराजगी तुम्हारी कमी नहीं बल्कि उनकी थकी हुई मनःस्थिति का संकेत है। और जब समझ गहरी हो जाती है, तब प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से शांत होती जाती है। तुम हर परिस्थिति में किसी पर्वत की तरह खड़े रहते हो, मजबूत, स्थिर, अडिग। यह स्थिरता ही तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है, जहां तुम न केवल शांत रहते हो बल्कि धीरे धीरे परिस्थिति की दिशा भी बदलते हो। तुम हमले को अपने ऊपर नहीं आने देते बल्कि उसे अपने नियंत्रण के क्षेत्र में खींच लाते हो। और जब स्थिति तुम्हारे नियंत्रण में आती है, तब तुम चाल चलने के लिए तैयार होते हो, बिना दबाव, बिना क्रोध, बिना डर के। तुम समझते हो कि सामने वाला व्यक्ति अब तुम्हारी मानसिक भूमि पर खड़ा है, क्योंकि वह अनुमान नहीं लगा पा रहा कि तुम आगे क्या करोगे। यह अनिश्चितता उसे कमजोर बनाती है और तुम्हें मजबूत। यही वह क्षण है जब शांत व्यक्ति विजेता बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देता है। जब तुम सामने वाले के आक्रमण को शांत मन से सह लेते हो और बिना प्रतिक्रिया दिए उसे हवा में विलीन होने देते हो, तब एक नया चरण शुरू होता है, परिस्थिति की दिशा बदलने का चरण। यही वह क्षण है जहां तुम केवल रक्षा नहीं करते बल्कि मानसिक नियंत्रण अपने हाथ में लेना शुरू करते हो। इस बिंदु पर तुम्हारी चुप्पी सामने वाले को भीतर तक अस्थिर कर चुकी होती है। वह सोचने लगता है कि तुम प्रतिक्रियाहीन क्यों हो। उसकी अपेक्षा थी कि तुम उत्तेजित होकर उसका खेल खेलोगे, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो उसकी ऊर्जा टूटने लगती है। यही वह समय है जब तुम अगला कदम उठाते हो, प्रश्न करना। एक शांत, सरल, सीधा प्रश्न। यह प्रश्न तीखा नहीं होता, आरोप नहीं होता, बचाव नहीं होता। यह केवल एक दर्पण होता है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है। जब तुम पूछते हो, तुमने यह बात इतने कठोर तरीके से क्यों कही, या मैं जानना चाहता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो, या क्या तुम बता सकते हो कि तुम इस समय क्या कहना चाह रहे हो, तो तुम उसकी ऊर्जा उसे वापस लौटा देते हो। यह प्रश्न सामने वाले को अचानक रोक देता है। वह बहस के लिए तैयार था, तर्क वितर्क के लिए तैयार था, तुम्हारा बचाव सुनने के लिए तैयार था, पर जब तुम उसे उसकी भावनाओं की ओर वापस मोड़ते हो तो वह असहज हो जाता है। उसे अब खुद को समझाना पड़ता है। यह बहुतों के लिए कठिन होता है, क्योंकि अक्सर लोग बिना सोचे, बिना समझे, केवल मन हल्का करने के लिए बोल देते हैं। जब उन्हें अपने शब्दों का कारण बताना पड़ता है तो वे असुरक्षित महसूस करते हैं।
तुमने एक ही प्रश्न से परिस्थिति का केंद्र बदल दिया। अब न तुम लक्ष्य हो न तुम बचाव में हो, अब प्रश्न उसके पास लौट गया है। यह वही क्षण है जहां कई लोग टूट जाते हैं। हमला करते समय उनकी आवाज मजबूत होती है, पर जब बात समझाने की आती है तो वह आवाज कांपने लगती है। वे टालने की कोशिश करते हैं, वे विषय बदलने की कोशिश करते हैं, कभी कभी वे अपनी ही बात में उलझ जाते हैं। तुम उनकी इस उलझन को शांत मन से देख रहे होते हो, जैसे कोई नदी तीव्र धारा से बहने के बाद अचानक एक शांत तालाब में प्रवेश कर रही हो। यह परिवर्तन तुम्हारी शांति से पैदा हुआ है। तुम्हारे प्रश्न का उद्देश्य लड़ाई बढ़ाना नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह बदलना होता है। जब तुम प्रश्न पूछते हो तब तुम्हारा स्वर धीमा, सरल और बिना किसी चुनौती के होना चाहिए। इस स्वर में कोई ताना नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, केवल साधारण जिज्ञासा होनी चाहिए। क्योंकि जब तुम साधारण जिज्ञासा के साथ पूछते हो तब सामने वाले को लगता है कि उसका आक्रमण न केवल विफल हुआ है, बल्कि उसने खुद को असहज स्थिति में डाल दिया है। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव शक्तिशाली होता है। लोग जो तुम पर हावी होना चाहते हैं, वे अचानक महसूस करते हैं कि वे तुम्हारे सामने खुले खड़े हैं। जब वे कारण समझाने लगते हैं तब उनकी कमजोरियां स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। उनकी असुरक्षा, उनका तनाव, उनकी थकान, उनका आत्मविश्वास का अभाव। प्रश्न पूछने का उद्देश्य उन्हें पराजित करना नहीं होता, बल्कि तुम्हारे लिए स्पष्टता बनाना होता है, और स्पष्टता हमेशा शक्ति लाती है। जब तुम शांत मन से किसी पर सवाल उठाते हो तो तुम उसके भीतर के तूफान को बाहर आने देते हो। तुम उसे वह दिखाते हो जो वह खुद से छिपा रहा था। तुम उसका पर्दा हटाते हो और वह स्वयं को देखने के लिए बाध्य होता है। यह अनुभव कई लोगों के लिए असुविधाजनक होता है, और यही कारण है कि वे आगे के हमले से पीछे हटने लगते हैं। उनकी आवाज धीमी पड़ जाती है, उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। इसी अवस्था को मनोवैज्ञानिक रूप से ऊर्जा प्रतिवर्तन कहा जाता है, जहां आक्रमण की शक्ति उसी के पास लौट जाती है जिसने उसे फेंका था। तुम यह सब पूर्ण शांति में खड़े होकर देखते हो। तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। तुम किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी स्थिरता के आधार पर आगे बढ़ते हो। यही स्थिरता मानसिक शक्ति का मूल है। जैसे ही सामने वाला कमजोर पड़ता है, तुम उसे अपमानित नहीं करते, तुम उस पर व्यंग्य नहीं करते, तुम उसे नीचा नहीं दिखाते, बल्कि तुम अपनी जगह और स्थिरता बनाए रखते हो। जैसे कोई पर्वत जिसे तूफान कितना भी जोर से धकेले, वह हिलता नहीं। यही तरीका तुम्हें अगली चाल के लिए तैयार करता है। अंतिम चरण, जहां तुम पूरा ढांचा ही बदल देते हो और स्थिति को अपने पक्ष में स्थापित कर देते हो। यह चरण वह है जहां तुम दिखाते नहीं, बल्कि सिद्ध करते हो कि मानसिक शक्ति का अर्थ है किसी भी तूफान में शांत रहना और किसी भी संघर्ष में स्वयं को न खोना। जब सामने वाले की ऊर्जा तुम्हारे शांत प्रश्नों में उलझकर कमजोर पड़ जाती है, तब एक नया मनोवैज्ञानिक क्षेत्र खुलता है। वह क्षेत्र जहां तुम पूरी स्थिति को नियंत्रित कर सकते हो। यही वह क्षण है जब तुम तीसरी और सबसे निर्णायक चाल चलने के लिए तैयार होते हो, स्थिति का पुनर्निर्माण। साथ ही यह यानी रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का अर्थ है उस परिस्थिति का अर्थ बदल देना जो सामने वाले ने तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश की थी। यह सबसे शक्तिशाली मानसिक कौशल है, क्योंकि इससे तुम सिर्फ हमले को निष्प्रभावी नहीं करते, बल्कि पूरी घटना को अपने नियमों से परिभाषित करते हो। यह हमला करने वाले के लिए घातक होता है, क्योंकि उसने जो मंच तैयार किया था, जिस स्क्रिप्ट के अनुसार वह तुम्हें नचाना चाहता था, तुम एक पल में उसे बदल देते हो। तुम अपने समीकरण बनाते हो, अपनी भाषा बनाते हो, और वह व्यक्ति जो अभी तक सोच रहा था कि तुम्हें नियंत्रित कर रहा है, वही तुम्हारे ढांचे में फंस जाता है। रिफ्रेमिंग कैसे होती है? यह 3 चरणों में घटती है। पहला, तुम उसके आक्रमण को असल अर्थ से अलग कर देते हो।
दूसरा, तुम उसे एक साधारण, सामान्य, निरर्थक घटना की तरह प्रस्तुत करते हो। तीसरा, तुम बातचीत को अपनी दिशा में मोड़ देते हो। चलो इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई तुम्हें कठोर शब्द कहता है, आपकी आलोचना करता है या आपका अपमान करने की कोशिश करता है, वह चाहता है कि तुम स्वयं को छोटा, गलत या असहाय महसूस करो। यह उसका फ्रेम है। लेकिन जब तुम शांत मन से कहते हो, समझ गया, नोट कर लिया, चलिए अगले विषय पर चलते हैं, या ठीक है, इसे भी जानकारी की तरह रख लेते हैं, या अच्छा, आपकी राय जानकर अच्छा लगा, अब आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में एक गूढ़ शक्ति होती है। वे हमले को नगण्य बना देते हैं। यहां तुमने न तो अपनी गलती मानी, न किसी बहस में पड़े, न खुद को साबित करने की कोशिश की। तुमने बस स्पष्ट संदेश दिया, तुम्हारे शब्द मेरे लिए निर्णय नहीं, सिर्फ एक तथ्य है। इस एक चाल से तुम अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ऊपर स्थापित कर देते हो। इसका प्रभाव अद्भुत होता है। सामने वाले के भीतर अचानक खालीपन पैदा होता है। वह सोचता है, क्या मेरा हमला इतना तुच्छ था? क्या यह सच में उस पर असर नहीं कर पाया? क्या मैं ही अकेला हूं जो परेशान लग रहा हूं? तुमने उसे उसकी ही भावनाओं में फंसा दिया है, जबकि तुम उससे पूरी तरह बाहर निकल चुके हो। यही शक्ति है रिफ्रेमिंग की। यह मन को शांत नहीं बल्कि अजेय बनाती है। रिफ्रेमिंग का दूसरा लाभ यह है कि यह तुम्हें तुरंत स्थिति का वरिष्ठ बनाती है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर तुमने उसे दिखा दिया कि तुम्हारी मानसिक दुनिया में उसका हमला केवल एक छोटी सी धूल का कण है जिसे उठाकर हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन रिफ्रेमिंग का असली जादू तब दिखता है जब तुम इसे एक सम्मानजनक, शांत, परिपक्व स्वर में करते हो। तुम आक्रामक होकर जीतते नहीं, तुम शांत होकर जीतते हो। जब तुम कहते हो, ठीक है, इसे भी इनपुट की तरह रख लिया। इस वाक्य में न तो गुस्सा है न तंज, पर फिर भी यह सबसे बड़ा वार है, क्योंकि यह उसकी पूरी कोशिश को अर्थहीन कर देता है। यह वह क्षण है जहां हमलावर समझ जाता है कि उसने अपनी सारी ताकत एक ऐसे दरवाजे पर लगा दी थी जो कभी खुलने वाला ही नहीं था। वह अब तुम पर दोबारा हमला करने से पहले सोचेगा, गहराई से सोचेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि तुम न केवल स्थिर हो बल्कि स्थिति के निर्माता भी हो। तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम निर्णय लेते हो। रिफ्रेमिंग का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बातचीत को वहीं ले जाना जहां तुम चाहते हो। इसका अर्थ है कि तुम स्वयं को उस बातचीत के पायलट सीट पर रख दो। जैसा मैं कह रहा था, अब असली मुद्दे पर लौटते हो। ठीक है, अब मुख्य काम पर आते हैं। यह वाक्य केवल निर्देश नहीं होते, यह अधिकार का प्रदर्शन होते हैं। तुम दिखा रहे हो कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो बातचीत को दिशा देता है। सामने वाला चाहे जितनी कोशिश करे, वह तुम्हारी बनाई हुई संरचना से बाहर नहीं निकल पाता। यही मानसिक श्रेष्ठता है। बिना आवाज उठाए, बिना गुस्सा किए, बिना तर्कों के पहाड़ बनाए सामने वाले को शांत कर देना। रिफ्रेमिंग वह चाल है जो तय करती है कि अंतिम शब्द किसका होगा। और जब अंतिम शब्द तुम्हारा होता है तो पूरी लड़ाई तुम्हारी होती है। यह चरण तुम्हें मनोवैज्ञानिक खेल का सम्राट बना देता है, क्योंकि तुमने सीखा कि शक्ति चिल्लाने में नहीं बल्कि शांत निर्णय लेने में होती है। यदि तुम तैयार हो तो अगले भाग में तुम सीखोगे कैसे यह पूरी पद्धति, शांत रहना, ऊर्जा मोड़ना और फ्रेम बदलना, तुम्हारी पहचान को ही बदल देता है और तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब तुम रिफ्रेमिंग की कला पर अधिकार पा लेते हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो केवल व्यवहार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारी उपस्थिति को पूरी तरह बदल देता है। यह वह स्तर है जहां तुम केवल स्थितियों को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि अपनी मानसिक दुनिया के राजा बन जाते हो। अब तुम प्रतिक्रियाशील नहीं बल्कि रचनात्मक बन जाते हो। तुम परिस्थितियों को नहीं झेलते बल्कि उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ते हो।
इसी अवस्था में तुम एक ऐसी आभा विकसित करते हो जिसे लोग महसूस करते हैं, मानते हैं और अनदेखा नहीं कर पाते। लोग तुम्हें केवल सुनते नहीं बल्कि तुम्हारी शांति और संयम से प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे यह 3 स्तरीय पद्धति, शांत रहना, ऊर्जा मोड़ना और रीफ्रेम करना, तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ने लगती है और तुम वह व्यक्ति बनते हो जो शब्दों से नहीं अपनी स्थिरता से प्रभाव डालता है। अधिकतर लोग अपनी पहचान को प्रतिक्रियाओं से बांधते हैं। कोई कुछ कह दे तो वे तुरंत भड़कते हैं, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाते हैं, कोई उकसाए तो गुस्से में बह जाते हैं। यह कमजोरी नहीं बल्कि अनजागरूकता है। लेकिन जब तुम इस पद्धति का अभ्यास करते हो तब पहले तुम बाहर से शांत दिखना सीखते हो, फिर भीतर से शांत होना सीखते हो। पहले तुम दूसरों के वाक्यों को रोकते हो, फिर दूसरों के प्रभाव को रोकते हो। पहले तुम उकसावे को संभालते हो, फिर उकसावे को देखना शुरू करते हो जैसे कोई अलग वस्तु हो। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा दिमाग बदलना शुरू होता है। जब पहली बार तुम किसी के उकसावे का जवाब नहीं देते और वह व्यक्ति खुद ही असहज हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर यह अनुभूति जागती है कि तुम नियंत्रण में हो। यह भावना धीरे धीरे तुम्हारी जड़ों में उतरती है और तुम समझते हो कि शब्द केवल शब्द हैं, ऊर्जा केवल ऊर्जा है और तुम उनके मालिक हो। जब तुम यह अनुभव करते हो तब तुम एक नए व्यक्तित्व की ओर बढ़ने लगते हो, एक ऐसा व्यक्तित्व जो किसी भी परिस्थिति में अडोल रहता है। लोग तुम्हें टटोलते हैं, उकसाते हैं, तुम्हारी सीमाएं जांचना चाहते हैं, लेकिन हर बार वे तुम्हें और गहरा और स्थिर पाते हैं। यही तुम्हारी छवि बदल देता है। अब वे तुम्हें हल्के में नहीं लेते, वे सावधान होते हैं, सम्मानजनक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हें हिलाना संभव नहीं। तुम्हारी शांति अब रक्षा नहीं बल्कि शक्ति बन जाती है। धीरे धीरे तुम अपने आसपास के लोगों की मानसिक धारणाओं को बदलना शुरू कर देते हो। पहले वे सोचते हैं कि तुम शांत व्यक्ति हो, फिर उन्हें लगता है कि तुम समझदार हो, फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तुम शक्तिशाली हो और अंत में वे मान लेते हैं कि तुम्हारे साथ उलझना मूर्खता है। यह सब बिना किसी बहस, बिना किसी शोर और बिना किसी संघर्ष के होता है, सिर्फ संयम से। इस परिवर्तन का दूसरा पहलू तुम्हारे भीतर होता है। अब वे लोग जो पहले तुम्हें अस्थिर कर सकते थे तुम्हारे लिए धुएं की तरह हो जाते हैं, दिखते हैं पर असर नहीं करते। उनकी बातों का भार अब तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। यही वह अवस्था है जिसे मनोविज्ञान में अचल मन कहा गया है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियां उसके निर्णयों के अनुसार चलने लगती हैं। अब तुम धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदल रहे हो जिसकी प्रतिक्रियाएं कम होती जाती हैं, लेकिन हर प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। तुम बहुत कुछ बोलने वाले नहीं बल्कि बहुत कुछ बदलने वाले व्यक्ति बन जाते हो। यह परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। तुम अब किसी भी परिस्थिति में अपने मन के स्वामी हो, और जब मन तुम्हारे नियंत्रण में है तब दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकती। अब तुम तैयार हो उस अंतिम भाग के लिए जहां तुम सीखोगे कि यह संपूर्ण मानसिक पद्धति केवल संघर्ष जीतने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी जीवन रणनीति को बदलने के लिए है। जब तुम इस मानसिक कला की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हो तब समझ में आता है कि यह तकनीक केवल दूसरों को संभालने का तरीका नहीं बल्कि खुद को नए रूप में जन्म देने की प्रक्रिया है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहते जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, हर आलोचना पर टूट जाता था या हर उकसावे में फंस जाता था। तुम अब एक ऐसी मानसिक ऊंचाई पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारी उपस्थिति ही परिस्थितियों को बदल देती है। इस अंतिम चरण में तुम सीखते हो कि शक्ति का असली अर्थ क्या है, अपने मन का मालिक होना। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम अडोल रहते हो तो उस क्षण तुमने केवल एक व्यक्ति को नहीं हराया बल्कि अपनी पुरानी आदतों को भी हरा दिया। तुमने अपने भीतर मौजूद उस कमजोर हिस्से को पराजित किया जो हमेशा बाहर की दुनिया पर निर्भर रहता था। अब तुम बाहर नहीं, भीतर से संचालित होते हो। यही तुम्हें एक साधारण इंसान से
एक दुर्लभ व्यक्ति में बदलता है। ऐसा व्यक्ति जिसे लोग देखकर चुप हो जाते हैं, जिसके सामने लोग सावधान होकर बोलते हैं, जिसकी उपस्थिति ही खेल बदल देती है। इसका कारण यह है कि तुमने उन 3 मानसिक स्तंभों को आत्मसात कर लिया है: शांत रहना, दिशा बदलना और कथा का नियंत्रण लेना। जब तुम इन्हें बार बार अभ्यास करते हो, तब तुम्हारा मन नई आदतें बनाना शुरू करता है। पहले तुम स्थिति को रोकते थे, अब तुम स्थिति को पढ़ना सीखते हो। पहले तुम सवाल पूछते थे, अब तुम लोगों के भीतर क्या चल रहा है यह महसूस करने लगते हो। पहले तुम हमले को मोड़ते थे, अब तुम हमले के आने से पहले ही हवा बदल देते हो। यह वह स्तर है जहां संवाद अब संघर्ष नहीं बल्कि खेल बन जाता है। दूसरे लोग बातों में भारी लगते हैं, लेकिन तुम ऊर्जा में भारी हो जाते हो। लोग शब्दों से लड़ते हैं, तुम अपनी स्थिरता से जीतते हो। इसी स्तर पर तुम यह भी समझते हो कि इस कला का उद्देश्य लोगों को हराना नहीं है, बल्कि अपनी मन स्थिति को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी तुम्हारे केंद्र को छू न सके। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो, तब तुम किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में संयमित रह सकते हो। कार्यालय की राजनीति, रिश्तों में उत्पन्न तनाव, परिवार के विवाद या अजनबियों की आक्रामकता, तुम्हारा शांत मन अब तुम्हारी ढाल नहीं बल्कि तुम्हारी तलवार बन चुका है, क्योंकि शांत मन सबसे तेज मन होता है। अब तुम निर्णय लेने में तेज हो जाते हो, वार्तालाप में सटीक हो जाते हो और परिस्थितियों को पढ़ने में लगभग अद्भुत हो जाते हो। लोग इसे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता समझते हैं, पर यह उन्नति बीहर में ज़्यादा से बुद्धिमत्ता जन्मजात नहीं होती। यह तुम्हारी क्षमता है खुद को संचालित करने की। यही आत्मनियंत्रण धीरे धीरे आत्मशक्ति में बदल जाता है, और आत्मशक्ति तुम्हारे जीवन में वे दरवाजे खोलती है जो दूसरों के लिए हमेशा बंद रहते हैं। लोग अब तुम्हें एक सहनशील नहीं बल्कि एक स्थिर व्यक्ति के रूप में देखते हैं। स्थिरता शक्ति है, शक्ति आकर्षण है, और आकर्षण प्रभाव पैदा करता है। यही प्रभाव धीरे धीरे तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देता है जिसे लोग सुनते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस तकनीक का अंतिम उद्देश्य दूसरों पर विजय नहीं बल्कि स्वयं पर विजय है। जब तुम अपने भीतर के तूफानों को शांत कर लेते हो, तो बाहर की दुनिया का तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकता। यही मानसिक स्वतंत्रता का असली अर्थ है। और जब तुम यहां पहुंच जाते हो, तब हर विवाद, हर आलोचना, हर आक्रमण तुम्हारे लिए एक अवसर बन जाता है, यह दिखाने का अवसर कि तुम कौन बन चुके हो। यही वह अंतिम अवस्था है जहां यह 3 स्तरीय पद्धति केवल एक तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने की एक नई शैली बन जाती है। और जिस दिन तुम इस शैली में निपुण हो जाते हो, उसी दिन तुम दूसरों के हमलों से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से संचालित होने लगते हो। यही वास्तविक विजय है, निर्विरोध, निर्विवाद और निर्विकल्प।